everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher, and I really welcome you all on this new video. Here we are going to discuss about नीति आयोग. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा नीति आयोग. आज हम समझेंगे कि नीति आयोग क्या है, क्या फंक्शंस है नीति आयोग के हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो नीति आयोग है वो हमारी कंट्री की गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके के रोल्स को प्ले करती है. ये सारी ही बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई रियली होप कि यू गाइज विल एंजॉय लर्निंग द कंसेप्ट्स ऑफ नीति आयोग फ्रॉम मी. चलिए देखते हैं आज हम क्या बातें करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नीति आयोग, आखिर नीति आयोग है क्या. देन हम नीति आयोग के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कंपोजिशन यानी कि कितने मेंबर्स होते हैं, नीति आयोग के क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, नीति आयोग को रन कौन करता है, हु रन्स द नीति आयोग, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नीति आयोग. ये सारी ही बातें हम देखेंगे. देन हम देखेंगे कि भाई नीति आयोग के कार्य क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, भाई ऐसे कौन से काम हैं जो नीति आयोग करती हैं. देन हम देखेंगे कि नीति आयोग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है नीति आयोग की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. देन हम देखेंगे नीति आयोग के कुछ की प्रोग्राम्स जिसके ऊपर नीति आयोग ने वर्क किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि भाई नीति आयोग जो है हमारी ओल्ड प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट कैसे है. अब यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ओल्ड प्लानिंग कमीशन, एक्चुअली नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो प्लानिंग कमीशन की जगह पर ही किया गया है. पहले नीति आयोग के पहले एक कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, उसे रिप्लेस करके ही नीति आयोग का फॉर्मेशन हमारे इंडिया में किया गया है. तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं हम डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम अपनी क्लास को सम अप करेंगे. बेसिकली आज की क्लास में हम नीति आयोग के बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके द्वारा आप नीति आयोग के कंटेक्स्ट में जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, उसे जनरेट कर सकते हैं. ये सारी ही बातें हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ नीति आयोग. भाई नीति आयोग का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है. NITI का फुल फॉर्म क्या है. NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये इंडिया का एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी कि बदलने की कोशिश करता है. बदलना इन द सेंस पॉजिटिव वे में, हमारे देश को डेवलपमेंट, प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करता है. इनके जो मेन काम होंगे, जो मेन फंक्शंस होंगे, वो यही देखने को मिलेंगे कि ये हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी बोलना चाहिए ऐसे एक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे कार्य करने की कोशिश करते हैं जिनके द्वारा हमारा देश प्रगति की ओर जा सके. अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015. नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था. और जब नीति आयोग का बोलना चाहिए फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने रिप्लेस किया हमारी ओल्ड प्लानिंग कमीशन को. मतलब इसके पहले हमारे यहाँ एक कमीशन का फॉर्मेशन हुआ करता था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन. देन प्लानिंग कमीशन की जगह पे ही उन्हें ही रिप्लेस करके एक नई गवर्निंग बॉडी, सॉरी नॉट गवर्निंग, एक बॉडी का फॉर्मेशन किया, ग्रुप ऑफ पीपल का फॉर्मेशन किया गया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा. अब इनका मेन जो काम है वो क्या है. इट्स मेन जॉब इज़ टू गिव एडवाइस एंड प्लान स्ट्रैटेजीज टू डेवलप इंडिया. इनका जो मेन कार्य है, मेन फंक्शन है, वो यही है कि ये इस तरीके के एडवाइस, सुझावों को प्रस्तुत करेंगे जिससे कि हमारे देश में जो है डेवलपमेंट आ सके. इस तरीके की स्ट्रेटजीज यानी इस तरीके की नीतियाँ बताएंगे जिससे कि हमारा देश प्रगति की ओर जा सके और हमारे देश में पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिले. नीति आयोग का क्या कार्य है, बेसिकली हमारे देश में ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी नीतियाँ और ऐसे सुझाव देना जिसके द्वारा हमारा देश प्रगति की ओर जा सके, हमारे देश में तरक्की आपको देखने को मिले, डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस आपको देखने को मिले. एंड अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को. नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अब हम बात करेंगे की फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन, यानी कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें. सबसे पहले मैं बात करूँगी चेयरपर्सन यानी कि हेड की. तो जो नीति आयोग है उसके हेड होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, नीति आयोग के हेड यानी कि चेयरपर्सन बन जाएंगे. अब यहाँ पे दूसरी पोस्ट हमें देखने को मिलती है वाइस चेयरपर्सन की. अब ये जो वाइस चेयरपर्सन है इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री खुद चुनेंगे कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन
कौन रहने वाले हैं। बाकी के मेंबर्स की यदि मैं बात करूं, कुछ तो हमें फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिलते हैं एंड कुछ हमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। गिव मी अ सेकंड प्लीज़। तो यहाँ पे एक टर्म देखने को मिलता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। यूजुअली कुछ लोग इस टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि ये जो टर्म है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बेसिकली ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें किसी भी ग्रुप में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जगह उनकी पोजीशन की वजह से मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जो कि यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, जो कि ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर्स की पोस्ट को होल्ड करेंगे। उन मेंबर्स को हम नीति आयोग का मेंबर बनाएंगे। वो मेंबर्स यहाँ पे एज अ पर्सन इलेक्ट नहीं होने वाले हैं जैसे कि बाकी फुल टाइम मेंबर्स होंगे। अब जैसे यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन जो है उन्हें प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ही हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है जिन्हें यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री वाइस चेयरपर्सन चूज करेंगे। लेकिन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हमेशा वही मेंबर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं एंड उनकी उस पोस्ट की वजह से उन्हें किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में इम्पोर्टेंस दी जाती है या फिर मेंबरशिप दी जाती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हमारा स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, राइट। तो अब हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्कूल का पार्ट होते हैं। क्यों वो हमारे स्कूल का पार्ट क्यों है? बिकॉज शी और ही इज़ आवर प्रिंसिपल। वो एज आ पर्सन यहाँ पे उनका हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता। प्रिंसिपल की एक मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ, किसी वुमेन या फिर मेन की नहीं। प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली स्कूल का हिस्सा होती है, स्कूल का पार्ट होती है। अब जो भी इंसान उस पोस्ट को होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली स्कूल का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि किसी इंसान ने प्रिंसिपल की पोस्ट को होल्ड किया, देन उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ दी तो उसके बाद भी वो स्कूल का हिस्सा माने जाएंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं। यही मतलब होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का। ऐसे मेंबर्स जिन्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में जो एक बोलना चाहिए इनविटेशन मिलता है, जगह मिलती है, वो उनकी पोस्ट की वजह से मिलती है, ना कि उनकी खुद की बोलना चाहिए खुद के कामों की वजह से उन्हें पोस्ट नहीं मिलती है। यहाँ पे पोस्ट का जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है इंसान की खुद की इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन देखने को मिलते हैं हमें। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब भी यही होता है कि जो भी इंसान उपराष्ट्रपति की पोस्ट को होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की जो पोस्ट है उसका उस इंसान से कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी वुमेन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बनने वाला है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनने वाला है। तो बेसिकली सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब यही होगा कि जो लोग यूनियन मिनिस्टर्स की पोस्ट को होल्ड करेंगे वो लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीति आयोग के मेंबर्स बन जाएंगे। यहाँ पे उस इंसान की पर्सनालिटी से या फिर उस इंडिविजुअल इंसान से कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी और साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब समझ में आया होगा। देन यहाँ पे कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं, कुछ स्पेशल लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है ताकि वो नीति आयोग के कार्यों को और बेहतर बना सके और बेहतर तरीके से नीति आयोग अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। देन यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ, भाई कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे नीति आयोग के कंटेक्स्ट में। सबसे पहला होगा हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेट करके, आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके, समझ के एक दूसरे की चीज़ों को कार्य करने वाले हैं। उसका मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो डिवीजन ऑफ पावर होता है ऑफ कोर्स। अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ऐसा फेडरलिज्म एज अ डिवीजन ऑफ पावर जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंग, एक दूसरे की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कोऑपरेट करके सारे कार्यों को परफॉर्म करेंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे हमारे नीति आयोग का जो एक और काम होता है, एक और प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि हमारे देश में सही तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिले, हमारे देश में प्रगति, उन्नति देखने को मिले, उन्नति की तरफ लेके जाना, प्रगति की तरफ हमारे देश को लेके जाना, यही नीति आयोग का एक मेन प्रिंसिपल होता है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ
सभी लोगों की सही तरीके से ग्रोथ हो, कोई भी सोसाइटी का हिस्सा, कोई भी स्टेट का हिस्सा, कोई भी गांव, कोई भी शहर इस चीज़ से दूर ना रहे, इस चीज़ से बाहर ना रहे, सभी की मिलके साथ में ग्रोथ हो, इस बात का भी ध्यान रखते हैं हमारे नीति आयोग। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखिए यहाँ पे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि हम जिस भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेंगे, किसी भी नीति को बनाएंगे, किसी भी पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट तो बहुत दूर की बात है, यदि हम किसी भी पॉलिसी को बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तो उसके पीछे हम पूरी रिसर्च करने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बारे में सारी बातें पता करेंगे, सारे तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि यदि हम किसी भी प्रकार की नीति का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे हमारी सोसाइटी में किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी समुदाय को किसी भी तरीके की हानि तो नहीं पहुंचती, उन्हें किसी तरीके का ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, किसी भी तरीके से किसी की भी भावनाएं जो हैं वो उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, कोई दुख दर्द तो किसी को नहीं हो रहा है, इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, इससे हमारे समाज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ध्यान में रखने के बाद ही किसी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेंगे, किसी भी नीति को बनाएंगे। ये सारे ही कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं नीति आयोग के कि भाई हम जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, कोई नीति बनाएंगे, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई उससे किसी भी तरीके की चीज़ें जो हैं नेगेटिव इम्पैक्ट उसका बेसिकली हमारी सोसाइटी पे नहीं पड़ना चाहिए। हम हर तरीके की रिसर्च करके, हर तरीके से चीज़ों को पता करके ही सारे काम करेंगे। हु रन्स इट? अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई नीति आयोग को रन कौन करता है? सबसे आसान सा आंसर है जो इनके हेड होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, वही तो रन करेंगे ना। सो हु रन्स इट? सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग को रन करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे वाइस चेयरपर्सन, वो भी यहाँ पे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में नीति आयोग के सारे कार्यों में काफ़ी मदद करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुने जाते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे नीति आयोग के, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी लोग साथ में मिलके, साथ में कोऑपरेट करके, साथ में कार्य करके नीति आयोग को रन करते हैं। देन व्हाट डज इट डू? भाई नीति आयोग आखिर करता क्या है? इट हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा जो नीति आयोग है ये हेल्प करता है इंडिया के डेवलपमेंट में प्लान्स बनाने के लिए। इट वर्क्स विद बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। अब जो हमारा नीति आयोग है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, दोनों के ही साथ मिलके कार्य करता है, ताकि दोनों के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, एक बेहतर कम्युनिकेशन जो है उसे डेवलप किया जा सके। इट एनकरेजेस न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस। अब जो हमारा नीति आयोग है ये नए आइडियाज़ और नए इनोवेशंस को एनकरेज करता है, हमारे देश में नई नई नीतियाँ लेकर आता है, जिससे कि हमारे देश में डेवलपमेंट जो है वो और बेहतर हो सके। ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। अब जो गवर्नमेंट अलग अलग नीतियाँ लाती है, अलग अलग प्रोग्राम्स लाती है हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए, ताकि सिटीजन्स जो हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके। बहुत सारी पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन होता है महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में, और जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके हित में बहुत सारी हमें पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है। तो अब नीति आयोग क्या करेगी? मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करा दिया, तो अब नीति आयोग उस चीज़ की प्रोग्रेस पे ध्यान देगी कि भाई इसका जो फ़ायदा है वो लोगों को सही तरीके से मिल रहा है या नहीं, या फिर हम इसमें कोई अच्छा बदलाव कर सकते हैं, कोई और पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। तो नीति आयोग यहाँ पे उस बात का भी पूरा ध्यान रखेगी। देन इसके बाद वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? भाई ये जो नीति आयोग है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट प्रमोट्स टीम वर्क बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारी जो नीति आयोग है ना, एक तरीके का टीम वर्क प्रमोट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि ये ऑफकोर्स दोनों के साथ मिलके कार्य कर रही है। अब जब ये दोनों के साथ मिलके कार्य करेगी तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी बातें सुनेंगी, समझेंगी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बातें सुनेंगी और समझेंगी, एंड दोनों के ही प्लान्स को, दोनों के ही आइडियाज़ को मिला के ये एक बेहतर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करने वाली है। फोकसेस ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब। अब जो नीति आयोग होती है ना, बहुत स्पेसिफिक इश्यूज़ पे फोकस करती है, बहुत एकदम जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के, उन पे फोकस करती है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड।
इट ब्रिंग्स एक्सपर्ट टू हेल्प क्रिएट स्मार्टर पॉलिसीज़। अब ये जो नीति आयोग होती है ना, ये हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेकर आती है ताकि यहाँ पे एक बेहतर पॉलिसीज़ जो है हम बना सकें, बेहतर से बेहतर नीतियों का इंट्रोडक्शन हम हमारे देश में कर सकें। नीति आयोग के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है उसमें सभी तरीके के एक्सपर्ट्स का इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। सभी तरीके के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मेहनत हमें देखने को मिलती है। देन की प्रोग्राम्स की मैं बात करना चाहूँगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, यहाँ पे कुछ की प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कुछ नीतियाँ हैं जो कि हमारे नीति आयोग ने अभी तक इम्प्लीमेंट कराई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हेल्प्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, ये जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, जहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते अर्निंग करने के लिए, या फिर जहाँ पे एक तरीके से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो नहीं होता। बेसिकली जो सामान्य माध्यम की चीज़ें होती हैं हमारे लिए जो होनी चाहिए एवरीडे में, वो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसके कारण वहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता। तो यहाँ पे नीति आयोग ने उन डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डेवलपमेंट स्कीम निकाली, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला, जिसके अंडर नीति आयोग जो है उन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे एंड उनको डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उनमें कुछ इस तरीके से कार्य करने वाले हैं वो लोग, ताकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो आ सके, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड वहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। बेसिकली जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा, किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे लाने के लिए और वहाँ के लोगों के लिए लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए नीति आयोग ने इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन और इंट्रोडक्शन हमारे देश में किया। दूसरा है अटल इनोवेशन मिशन AIM। इट प्रमोट स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हमारे देश में आज के टाइम पे स्टार्टअप्स, आप सभी को पता होगा, सभी लोग स्टार्टअप्स की ओर जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और यही जो विश्वास और एंथुसियाज़म है यूथ के अंदर कि भाई हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, खुद से चीज़ें करेंगे और हम खुद ही बहुत सारी जॉब्स का अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो एंथुसियाज़म है, ये जो सेल्फ रिलायंस है हमारे अंदर, ये नीति आयोग ने जनरेट किया है हमारे अंदर। किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। अब जो अटल इनोवेशन मिशन है ये प्रमोट करता है स्टार्टअप्स को। बेसिकली स्टार्टअप्स को ये कुछ तरीके की बोलना चाहिए गिव मी अ सेकेंड। यस, जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें ये किसी प्रकार की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो थोड़े कम हो जाते हैं। इस तरीके के कुछ जो प्रॉफिट्स होते हैं हमें अटल इनोवेशन मिशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा यदि आप चाहें तो अपना खुद का स्टार्टअप काफ़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं और बहुत से लोगों को अपने आसपास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है थर्ड वन है SDG मॉनिटरिंग। SDG मॉनिटरिंग क्या है? इट वर्क्स टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन। अब जो SDG मॉनिटरिंग है ये किस तरीके से कार्य करती है? ये कार्य करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरीके के, जैसे कि नो पॉवर्टी मतलब हमारे देश में गरीबी को ख़त्म करना, हमारे देश की एजुकेशन को और बेहतर बनाना, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना और अपने यहाँ की एजुकेशन को और बेहतर बनाना, ताकि हमारे यहाँ जो युवा या फिर जो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य होने वाले हैं उनके पास एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, उनके पास का जो नॉलेज स्किल है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, ताकि भविष्य में वो अपने नॉलेज, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके हमारे देश को भविष्य में और डेवलपमेंट और ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि SDG मॉनिटरिंग इस तरीके से कार्य करती है कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारे देश की जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है वो और क्या हो, कम हो। साथ ही साथ हमारे देश में जो एजुकेशन का लेवल है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेहतर बन सके। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम्स जो हैं नीति आयोग के आप सभी को समझ में आए होंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड प्लानिंग कमीशन। अब जो हमारा नीति आयोग है ये हमारे पुराने प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट यानी कि अलग कैसे है, चलिए जानते हैं। नीति आयोग डजंट गिव फंड्स टू स्टेट
बट हेल्प देम विथ प्लान्स एंड आइडियाज़। अब जो हमारा नीति आयोग है ना, ये स्टेट्स को कोई फंड नहीं देता, कोई कैश प्रोवाइड नहीं करता, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये हमारे स्टेट्स को बहुत अलग अलग तरीके के इनोवेटिव तरीके के प्लान्स और आइडियाज़ बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से कार्य कर सकते हैं डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। बेसिकली जो नीति आयोग है वो किसी तरीके की फंडिंग, किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प जो है किसी भी स्टेट को प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग इस तरीके के प्लान्स, इस तरीके के आइडियाज़ जो हैं स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके स्टेट्स अपनी पर्टिकुलर राज्य को एक अच्छे बेहतर डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट कर सके। Then it focuses more on teamwork and innovation rather than controlling decision। अब जो हमारा नीति आयोग है ये टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई किस तरीके से हमें सभी लोगों को मिलजुल के कार्य करना है, सभी लोगों को आपस में कोऑपरेट करके काम करना है, एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं करना है, सभी को आपस में मिलके अपने देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। एंड इनोवेशन मतलब नए नए तरीके, नए नए सुझाव, नई नई नीतियाँ लाने में विश्वास रखते हैं रादर देन कंट्रोलिंग डिसीजन। ये किसी भी एक ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को लेके नहीं चलते कि भाई एक बार हमने जो डिसाइड कर लिया आप वही करेंगे। यदि आपके पास कोई बेहतर सुझाव है, आपके पास कोई बेहतर इनोवेटिव आइडिया है, तो आप हमें वो बताइए, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें रिजिड देखने को नहीं मिलती। उम्मीद करती हूँ नीति आयोग के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे नीति आयोग से रिगार्डिंग, वो सभी आपको समझ में आए होंगे। नीति आयोग में जिस तरीके से आप यहाँ पे पोस्टर में देख रहे हैं, सभी लोग आपस में बहुत शांति से बैठे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उसी तरीके से कुछ नीति आयोग के भी कार्य होते हैं। आपस में सभी को मिल के लेके चलना, सभी की बातें सुनना और समझना, ये नीति आयोग के मेन फंक्शंस होते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि भाई नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ एंड NITI का फुल फॉर्म क्या है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी आज की क्लास समाप्त करने के पहले, दैट हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट। हमारे देश में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन तो आप सभी बहुत आसानी से बता देंगे, आई नो दैट, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन का नाम क्या है। देन हमने यहाँ पे की फीचर्स के बारे में बात करी, किस तरीके का कंपोजिशन होता है, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन हमारे नीति आयोग को रन करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे नीति आयोग का क्या कार्य है, हमारे नीति आयोग क्या कामों को परफॉर्म करते हैं, ये हमने बात करी। नीति आयोग क्यों इम्पॉर्टेंट है, देन हमने देखा कि नीति आयोग के की प्रोग्राम्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन नीति आयोग आज तक कर चुका है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके की नीतियों का इंट्रोडक्शन हमारा नीति आयोग करता आ रहा है। फिर हमने देखा कि भाई नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। यही सारी बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी एंड मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी ही बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। मैंने आपसे जो सवाल पूछे हैं उनके आंसर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Your every single comment matters to me. It motivates me to make or create another new video for you all. I really hope you guys are enjoying watching the Indian polity sessions by me. If you are enjoying, please share the video with your friends and family. Though especially with those who are preparing for competitive exams, these videos are extremely helpful for them. They will learn a lot from these videos. I can guarantee you with that. I am teaching Indian polity in a easy way, by which you can easily understand all the important topics of Indian polity. So trust me, if you want to learn Indian polity, you should definitely watch all the videos in the playlist so that you can understand it in a better way. I really hope you are being healthy, you are doing great in your life, and I really wish that you crack your examination, you crack your competitive examination, whether it is UPSC, state PSC or SSC or any kind of examination you are focusing into. So please, if you like the video, please like the video, please share the video. Don't forget to subscribe to our channel to keep learning Indian polity by me. So yeah, that's all for today's video. I really hope you liked it, you enjoyed it. So stay healthy and stay happy. Thanks for watching the video. Thank you.